अमीर बनने का सबसे पहला रूल आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। यही वो परस पत्थर है दोस्तों। दौलत कमाने से शुरू नहीं होती, बल्कि बचाने के अनुशासन से शुरू होती है। अगर हमें अपना वेल्थ हाउस बनाना है ना, तो उसकी सबसे पहली ईंट, फाउंडेशन आपकी बचत ही होती है। आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। पहले हम दौलत का असली राज समझेंगे, फिर आएगी हमारी बुनियाद यानी बचत और बजट, उसके बाद निवेश और कंपाउंडिंग से ग्रोथ, खर्च और बुरे कर्ज से बचाव, आय और दीर्घकालिक लक्ष्य, और आखिर में आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम। तो ये रहा हमारा रोड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, दौलत का असली राज। देखिए, कोई अलादीन का चिराग नहीं होता। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। असली राज बस यही है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, हमारी बुनियाद यानी बचत और बजट। जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए नींव जरूरी है, वैसे ही हमारे वेल्थ हाउस के लिए ये बुनियाद सबसे क्रूशियल है। ध्यान दीजिए इस 10% के रूल पर। ये कोई आम नंबर नहीं है। आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, उसका कम से कम 10% हिस्सा आपको अनिवार्य रूप से बचाना ही चाहिए। इसे ना एक तरह का पर्सनल इनकम टैक्स मान लीजिए। जैसे सरकार आपसे बिना पूछे टैक्स काट लेती है, बिल्कुल वैसे ही सैलरी आते ही सबसे पहले ये 10% खुद को दीजिए। यही छोटी सी बचत वो पहला बीज है जिससे कल दौलत का एक विशाल पेड़ उगेगा। और हाँ, सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है दोस्तों, एक एक रुपए का हिसाब रखना भी उतना ही जरूरी है। ये सभी सक्सेसफुल बिजनेस माइंड्स की एक ऐसी जादुई आदत है जो आपको अपनानी पड़ेगी। इसके 3 सिंपल कदम हैं। पहला, रोज अपने खर्चों को लिखिए। दूसरा, वीकेंड पर उनका विश्लेषण कीजिए। और तीसरा, अगले महीने का बजट तैयार कीजिए। जब आप ये करते हैं ना, तो आपको उन छोटे छोटे खुफिया खर्चों का पता चलता है जो वक्त के साथ मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिए। जिस तरह हर साल सरकार देश का बजट पेश करती है, बिल्कुल वैसे ही हर समझदार इंसान को 31 मार्च को अपना पर्सनल वार्षिक बजट बनाना चाहिए। इसमें पहले से तय होना चाहिए कि आमदनी कहां से आएगी और पैसा कहां खर्च होगा। जब आप ऐसी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करते हैं, तो सेविंग करना कोई बोरिंग काम नहीं रह जाता, बल्कि एक मजेदार चैलेंज और एक खेल जैसा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, ग्रोथ यानी इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग। अब बारी है उन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाने की, ताकि दौलत सच में बढ़ सके। ये चार्ट देखिए, सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रख देना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगभग 8% की दर से बढ़ रही है। तो अगर आपके बैंक का ब्याज इससे कम है, तो आपके पैसों की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ने के बजाय उल्टा घट रही है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बढ़ाना है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जिसके लिए रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स जैसे हायर रिटर्न वाले विकल्पों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अब इस कोट को पढ़िए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वो बिल्कुल सही थे। कंपाउंडिंग असल में काम कैसे करता है? ये जेनरेशंस ऑफ मनी तैयार करता है। इसे ऐसे समझिए, आपने जो मूलधन इन्वेस्ट किया वो एक पिता की तरह है, और उस पर मिलने वाला ब्याज उसके बेटे की तरह। और जब ये दोनों मिलकर दिन रात ईमानदार नौकरों की तरह आपके लिए काम करते हैं, तब जाके दौलत सच में कई गुना तेजी से बढ़ती है और एक विशाल साम्राज्य खड़ा होता है। सोचिए इस बारे में, शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच आप क्या करते हैं? ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल लग सकता है, पर ये आपकी पूरी सोच बदल सकता है। सुबह 9 से 5 की नौकरी से तो हमारा गुजारा होता है, पर दफ्तर के बाद का जो समय होता है ना, वही एक आम आदमी को खास बनाता है। नई स्किल्स सीखना या अपने खुद के किसी साइड बिजनेस पर काम करना, असल में यही टाइम आपकी असली दौलत की नींव रखता है। चलिए चौथे भाग पर आते हैं, रक्षा, खर्च और बुरा कर्ज। अब वक्त है अपने बनाए हुए वेल्थ हाउस की छत को मजबूत करने का, ताकि हम अपने पैसों को कंज्यूमर डेट के जाल से बचा सकें। दोस्तों, एक बात क्लियर कर लीजिए, कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। ये 2 तरह का होता है। एक होता है गुड डेट यानी अच्छा कर्ज। जैसे मान लीजिए आपने 5% ब्याज पर लोन लिया और एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जहां से 10% का किराया आ रहा है। ये कर्ज आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ाता है। दूसरी तरफ होता है बैड डेट, जब दिखावे के लिए महंगी टीवी या लग्जूरियस ट्रिप के लिए कर्ज लिया जाता है। ये बुरा कर्ज हमारी आने वाली आमदनी को पहले ही गिरवी रख देता है और हमारी सारी वेल्थ तबाह कर सकता है।
खर्चों में कटौती करना जरूरी है, ये मैं मानता हूं, पर 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए: सेहत, शिक्षा और भोजन। अगर आप सेहत पर पैसे बचाने जाएंगे तो आगे चलकर बड़ी बीमारियों का भारी खर्चा उठाना पड़ सकता है। और शिक्षा कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो आपका सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इस पर कंजूसी की तो आगे की आमदनी और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बचाए गए पैसों का आखिर किया क्या जाए। अक्सर लोग बचत करते हैं और फिर सडनली खुद को ट्रीट देने के लिए उसी पैसे से कोई लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? दौलत की असामयिक मृत्यु, द अनटाइमली डेथ ऑफ वेल्थ। बचाए हुए पैसों को लग्जरी पर उड़ा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दौलत के पेड़ को उसके फल देने से पहले ही काट देना। ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब आते हैं 5वें भाग पर, आय और दीर्घकालिक लक्ष्य, यानी हमारी 10 से 20 साल की फ्यूचर प्लानिंग। महंगाई से आगे निकलने के लिए आमदनी को बढ़ाना और भविष्य को प्लान करना बेहद जरूरी है। अब इस रिटायरमेंट के गणित को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस 40-50 लाख जमा हो जाएं तो काम चल जाएगा, पर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये देखना है कि आपकी हर महीने की जरूरत आखिर है कितनी। अगर जरूरत 20,000 रुपये महीना है और इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है तो आपको एग्जैक्टली 30 लाख रुपीस का कॉर्पस चाहिए। इस मॉडल का मैजिक देखिए, इसमें आपको अपने मूलधन को यानी प्रिंसिपल अमाउंट को छूना तक नहीं पड़ता और आजीवन आपको एक फिक्स्ड आमदनी आती रहती है। ये होती है सॉलिड प्लानिंग। आखिर में आते हैं हमारे 6ठे भाग पर, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये बस एक लगातार अनुशासन और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का स्वाभाविक नतीजा है। इस आखिरी स्लाइड पर मैं आपसे एक बेहद गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आज हमने इतना निवेश कर लिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको झकझोर देता है और तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो आज ही अपना मजबूत वेल्थ हाउस बनाना शुरू कीजिए। आर्थिक ज्ञान की इस यात्रा को यहीं तक मत रोकिए और सीखते रहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।